आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने जनता पॉडकास्टिंग में। तो आपसे मैं बता दूं, आज हमारे बीच मौजूद है नागेंद्र सिंह जी, जो फाजिल नगर विधानसभा से काफी वरिष्ठ नेता इनको कहा जा सकता है, जो कांग्रेस के लिए कार्यरत है। और आज हम इनसे जानेंगे, इनसे पूछेंगे इनके बारे में, इनकी जो जर्नी रही है। काफी टाइम से ये काफी चर्चाओं में भी बने रहते हैं। तो इनकी जो राजनीतिक जर्नी है वो शुरू कहाँ से होती है और किस प्रकार से इन्होंने संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, हम सर से सवाल करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने समय दिया हम लोग के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। सर, आपसे मेरा प्रश्न ये है कि आप इतने वर्षों से लगे हुए हैं, कार्यरत हैं कांग्रेस से, तो अभी तक आपकी जो जर्नी थी, जहां से आपने पहला कदम उठाया राजनीति का, उसकी शुरुआत कैसे हुई थी? देखिए, मेरी शुरुआत बेसिकली कांग्रेस पार्टी से ही, मैं शुरू से बचपन से जुड़ा रहा हूँ। छात्र राजनीति से ही मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा रहा। दिल्ली में रहा मैं काफी, मेरी शिक्षा दीक्षा सब दिल्ली में रही है और वहीं पे छात्र राजनीति से मैं जुड़ा रहा। उसके बाद मैं अपने जो मेरा पैतृक गांव है नदवा बिशनपुरा, फाजिल नगर में रहता हूं। यहाँ से फिर मैं कांग्रेस पार्टी के लिए काम करता हूं। पहले मैं देवरिया से कोशिश करता रहा, पहले लोकसभा के प्रत्याशी के तौर पे प्रयास रहा, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली। तो विधानसभा मेरी फाजिल नगर जो है, इसमें पिछले 15-16 सालों से लगा हुआ हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कामयाबी नहीं मिली है। और लगे हैं, अभी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, देखिए आगे क्या होता है। जी। तो आप काफी चर्चित हैं और काफी आपके प्रशंसा भी होती रही है, सोशल मीडिया के थ्रू पे देखा जाए या फिर ऑफलाइन भी देखा जाए। तो इस वीडियो के थ्रू, इस चैनल के थ्रू, जो भी आपके प्रशंसक लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, जो आपके पीछे लगे रहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये लगे रहे ये लोग, और हम तो यही कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी के लिए लगे रहे। हमारे क्योंकि जो लोग साथी हैं, कई दलों से जुड़े हुए लोग हैं जी। तो हमारे जो संबंध है, व्यक्तिगत संबंध है लोगों से। और जो अभी हमारे साथ जो लोग यहाँ के जितने ज्यादातर लोग हैं, कुछ लोग सपा के लोग हैं, भाजपा के भी लोग हैं, अन्य दलों के भी लोग हैं जी। तो हम तो यही कहेंगे कि जो जिस दल में है अपना काम करता रहे और उस दल के लिए वफादार रहे। जी जी। नैतिकता यही कहती है। और अगर हमें भविष्य में मौका मिलता है, हम अगर चुनाव लड़ने का, तो लोगों ने आश्वस्त भी किया है कि वो मुझे पूरा सहयोग करेंगे, चाहे दलगत राजनीति से उठ के मेरा सहयोग करेंगे। ये उन लोगों का आश्वासन है। बाकी भविष्य में क्या लिखा है अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, देखा जाएगा। जी बिल्कुल। लेकिन अगर आपको ये मौका मिलता है, अगर आप आते हैं पूरी तरीके से खुल के सामने, तो आप जनता के लिए जो सबसे पहला प्राथमिकता देंगे, तो वो आपका क्या रहेगा? देखिए, यहाँ पर जो मैं 15-20 सालों से जो देख रहा हूँ, जी। 2 मुख्य मुद्दे हैं। एक यहाँ पे स्वास्थ्य की जो समस्या है, जो छोटे छोटे यहाँ पर नर्सिंग होम कह लीजिए या स्वास्थ्य केंद्र खुले हुए, उसमें जो होना चाहिए जिस तरह का, वो इस तरह के ना डॉक्टर हैं, ना यहाँ के चिकित्सक है, ना दवाइयाँ। सरकारी जो तंत्र है वो बिल्कुल फ्लॉप है। वो आज ही से नहीं, बहुत पहले से है। वो सिर्फ नाम मात्र के दिखाने के लिए स्वास्थ्य का काम यहाँ पे चलता है, लेकिन ना वहाँ पे डॉक्टर ढंग ढंग से रहते हैं, ना ढंग से तो दवाइयाँ उनको मिलती है। और ये लोग आमतौर पे इसको रेफर कर दिया जाता है, फिर वो दलाली का काम चलता है। बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, लेकिन मेरी पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपना सुधार लाया जाए। दूसरी प्राथमिकता यहाँ पर है जो तहसील के स्तर के जो काम है, जो तहसील पे लोगों के झगड़े होते हैं, जमीन के लिए होते हैं, ये तहसील के लोग काफी, यहाँ कहूँ कि मैं लेखपाल और कानूनगो और तहसीलदार सबसे बड़े जिम्मेवार हैं। यहाँ पे जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं, किसी भी तरीके के झगड़े ग्रामीणों के बीच में होते हैं, उसके सबसे बड़े जिम्मेवार लेखपाल होते हैं। तो उसमें सुधार लाना बहुत जरूरी है। पुलिस प्रशासन के जो एक तरह का मैं यूं कहूं कि दलाली का बहुत बड़ा एक अड्डा है, जो थाने जो बने हुए हैं, चौकियां बने हुई हैं, इनमें सुधार की बहुत गुंजाइश है। और ये शिक्षा का जो क्षेत्र है, हालांकि शिक्षा के में चल रही है, परिवर्तन हो रहा है, लेकिन वो चीजें नहीं है जिस तरह के लोगों को शिक्षा चाहिए, उस तरह के नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे कुत्तों की तरह जो है छोटे छोटे स्कूल खुले हुए लोगों ने, लेकिन जो शिक्षा का स्तर होना चाहिए वो शिक्षा का स्तर है नहीं। वो सिर्फ दिखावे के लिए लोग अपनी रोजी रोटी के लिए खोल के स्कूल बैठे हुए। तो ये तीसरा शिक्षा का स्तर जो हम लोगों को सुधारना है। ऐसे कई महत्वपूर्ण है, लेकिन मुख्य रूप से पुलिस का, तहसील का और शिक्षा का और स्वास्थ्य का,
ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो हमें यहाँ पर क्षेत्र में, जो मैं समझता हूँ जो भी यहाँ के विधायक रहे हैं या सांसद रहे हैं, उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जो देना चाहिए। जी, अभी जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वो गवर्नमेंट स्कूल्स की आप बात कर लीजिए या अभी प्राइवेट स्कूल्स तो जरूरत से ज्यादा खुल रखे हैं। हमको लगता है एक गांव में हमको लग रहा है 2 से 3 स्कूल तो मिल जाएंगे आपको प्राइवेट। तो ये जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शिक्षा प्रणाली जहां तक है हमारे, वो सरकार की वो तो सही है, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया यहाँ पर ये जगह जगह जो स्कूल खोले गए हैं उसका कोई भी क्वालिफिकेशन गाइडलाइंस नहीं है। न कोई, यहाँ पे मैंने कहा कि रिश्वतखोरी और पैसा देके बस स्कूल खोल लिया जाता है, 10 बच्चों को बिठा लिया जाता है, मास्टर की कोई अपनी क्वालिफिकेशन नहीं होती है। जो लोग 10वीं 12वीं पास होते हैं वो लोग स्कूल खोल के बैठ जाते हैं और कहने को तो बीएड की डिग्री वो ले लेते हैं, लेकिन बीएड की डिग्री की जो एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उन लोगों के पास नहीं होती है। वो आजकल मैं समझता हूँ यहाँ हमारे कुशीनगर जिले में ही अगर देखेंगे तो बीएड की जो डिग्री देने वाले ऐसे कॉलेज बैठे हैं जो पैसा दीजिए घर बैठे डिग्री ले लीजिए। तो इससे शिक्षा का स्तर कहाँ सुधरेगा? ये सबसे पहले उनकी जड़ों को हमको ठीक करना है। तो ये चीजें जो है बहुत गहरी जड़ें फैली हुई शिक्षा माफिया जिसको हम लोग कहते हैं, वो हमारे कुशीनगर के पूरे पूर्वांचल के क्षेत्र में, उसमें हमें सुधार लाना है। और वो सुधार सिर्फ हमारे व्यक्तिगत तौर से नहीं होगा, वो ऊपर से प्रशासन की तरफ से और सभी जनता की तरफ से जब तक एक जागरूकता नहीं होगी तब तक हम उसको सुधार नहीं ला पाएंगे। और इसमें भी बहुत जरूरी है सुधार लाना, क्योंकि स्कूल कहने के लिए स्कूल है, उसमें किसी स्तर का पढ़ाई नहीं हो पाती, न मास्टर उस टाइप के हैं और बच्चे तो खैर है, बच्चों को तो पढ़ना है, लेकिन मास्टर उस लायक है ही नहीं कि बच्चों को वो स्तर दे सके जो पढ़ाई करा सके, वो स्तर ही नहीं है हम लोगों के ऊपर। नहीं, बहुत अच्छा सर ने बताया। और जिन मुद्दों के बारे में बात कर रहे हैं वास्तव में ये एक विचार करने का विषय है, क्योंकि काफी हम लोग देख रहे हैं कि चाहे वो स्वास्थ्य सेवा दी जा रही है जो जनता को, जो शिक्षा प्रणाली है, कहीं ना कहीं ये इसका स्तर लग रहा है कि डल होते चला जा रहा है। तो इनके मुद्दे जो है वास्तव में विचार करने वाले हैं। सर, आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि क्या आपका शुरू से जो जैसे कि सपना होता है कि स्टूडेंट का कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, फौज में जाऊंगा, तो आपका क्या राजनीति ही सपना था शुरू से? नहीं, राजनीति मेरा सपना नहीं था। मेरा सपना फौज में जाने का था जी, और प्रशासन के तौर पे मतलब आगे इसका सपना था मेरा। लेकिन ये राजनीति के कहे जाए दुर्घटना बस मैं इसमें आ गया। अच्छा, तो ये मेरा शौक है, मेरा पेशा नहीं है राजनीति। अच्छा, राजनीति में शौक के मारे करता हूँ। जो यहाँ तक ज्यादातर लोग जितने राजनीतिक हैं उनका पेशा है, उनका पेशा सिर्फ पैसा कमाना है, क्योंकि उनको काम तो है नहीं। राजनीति के बहुत सरल जरिया है पैसा कमाने का। वो लोग राजनीति के अंदर आजकल सक्रिय हैं और राजनीति उन्हीं से चल ही रही। हाँ। मेरा अपना, इसलिए मैं आज राजनीति में आज तक पिछड़ा, क्योंकि मैंने इसको पेशा नहीं बनाया, शौक बनाया। जी, और अगर मैं आपसे कहूँ कि इस समय देख रहे हैं भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जैसे कानून बनाया गया है कहीं ना कहीं जनता को सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उससे उसको बचाने के लिए, लेकिन हम लोग देखते हैं कानून व्यवस्था भी एक भ्रष्टाचार का अड्डा कहीं ना कहीं बनता जा रहा है। तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे अपने शब्दों? देखिए, अभी मैंने थोड़े दिन पहले, मैं समझता हूँ कि 1 महीना हुआ होगा, मैंने पुलिस प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ी टिप्पणी करी थी अपने फेसबुक के माध्यम से। मैंने कहा था उसके अंदर, आप मेरे अगर देखेंगे फेसबुक के अंदर तो वो रिकॉर्ड में है, उसमें हिंदुस्तान का मैं नहीं कहूंगा लेकिन पूर्वांचल का सबसे बड़े अगर माफिया कोई है तो पुलिस प्रशासन है। सबसे ज्यादा दलाली, सबसे ज्यादा गुंडागर्दी अगर कहीं होता है तो पुलिस प्रशासन में होता है। मैं बड़े स्तर की बात नहीं करता हूं, सिपाही से लेके दरोगा तक और यूं कहूं थानेदार तक, ये सबसे बड़े माफिया हैं जो गुंडागर्दी को प्रश्रय देते हैं, दलालगिरी को प्रश्रय देते हैं और लोगों को, गरीब तबके के जो लोग हैं उनको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को दबाने का, उनसे पैसा निचोड़ने का। और भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अगर अड्डा कोई है तो यहाँ के थाने और चौकियां। बिल्कुल सही बात है। सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे मेरा ये रहेगा कि अभी आप एक समाज सेवी के तौर पे वर्तमान में आप जनता के लिए क्या कर रहे हैं और भविष्य में क्या करने का आपका सपना है? देखिए, मैं अपने स्तर से जो काम समाज सेवा का है, मदद लोगों की, वो मैं करता हूँ। अभी आपने देखा मैंने एक सज्जन को अपना शॉल, कपड़े और चीजें दिया, वो तो मैं करता ही रहता हूँ काफी वर्षों से जी। लेकिन राजनीति में आने का एक मुख्य कारण ये है कि उसके अंदर
हमको एक सहयोग मिल जाता है प्रशासन का, जो मैं गरीब तबके के लोगों को जिस ढंग से मैंने जैसे कहा प्रशासन का, तहसील का और थानों का, जो एक तरीके से हम गरीब तबके की जो मदद करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। और अगर हम लोग उस राजनीतिक क्षेत्र में अगर मजबूत बन के उभरते हैं तो उन लोगों को उस स्तर पे जाके हम वो मदद कर पाते हैं। तो यही मेरा मकसद था राजनीतिक में आने का। नहीं तो सेवा करने के लिए जरूरी नहीं कि राजनीति हो, सेवा करने के लिए बहुत से माध्यम है और वो अपने माध्यम से मैं प्रयास करता ही हूँ और कर भी रहा हूँ। एक तो एक जरिया है, ये भी एक तरीका, एक पार्ट है लाइफ का। राजनीति के कई सेवा के अंदर एक सेवा ये भी है, राजनीति का जरिया ये भी है। प्रयास में है कि इसमें अगर हमको कामयाबी मिलती है तो मैं जो लोगों को जिस तरह की मदद करना चाहता हूँ उसमें मैं ज्यादा बढ़ चल के मदद कर पाऊंगा। नहीं तो बाकी अपने स्तर से तो मैं मदद कर ही रहा हूँ और करता रहता हूँ। ठीक है। अब महिलाओं की अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, कि महिलाएं बहुत असुरक्षित सी हैं। छोटे लेवल पे हम अगर अपने घर के आसपास की बात करें या फिर बड़े लेवल पे जाके हम देश विदेश तक की बात करें, तो अगर आप कामयाब होते हैं, आप अगर आगे आते हैं निकल के, तो महिलाओं के लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे उनकी सुरक्षा के लिए? देखिए सबसे बड़ी बात महिलाओं के जो शोषण का सबसे बड़ा कारण है उनकी शिक्षा। जब महिलाएं शिक्षित होती हैं, आप देखेंगे शहरों में इतना शोषण नहीं होता जितना गांव में होता है, और उसका सबसे बड़ा कारण उनकी शिक्षा का है। शिक्षा है। और दूसरा जाति का जो एक, मैं यूं कहूं कि जाति का जो एक जाल बुना गया है यहाँ पर, उससे उन महिलाओं का भी काफी हद तक शोषण होता है। और अगर महिलाओं को उद्धार करना है तो सबसे ज्यादा उनको शिक्षित करना हमें जरूरत है। शिक्षा के स्तर को उठाना जरूरत है। जो हमारी बच्चियां हैं, बालिकाएं हैं, शायद आपको मालूम नहीं, अभी तो आप आए हैं, मेरा इस इलाके में 15-20 साल पहले, बल्कि मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक अभियान शुरू किया था। भाजपा ने तो अभी शुरू किया है 10 साल पहले करीबन। मेरा 15-20 साल पहले मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक अभियान शुरू किया था। उसमें मुझे काफी प्रशंसा मिली थी। और उसमें मैंने ये भी कहा था कि बहन चाहिए, पत्नी चाहिए, माँ चाहिए, फिर बेटी क्यों नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस वक्त काफी चीजों का चर्चा हुआ था, क्योंकि होता क्या था पहले, अनुपात जो है भ्रूण का अनुपात जो है पुरुष और महिलाओं का काफी गिर गया था। जी जी। वो उस स्तर पे हम लोगों के प्रयास से अब काफी हद तक सुधरा है। नहीं तो क्या होता था, गरीब महिलाएं या और भी अपर कास्ट में भी जो है, बेटी अगर किसी के घर में एक हो गई तो वो अभिशाप मानते थे, और दूसरी तीसरी बेटी को वो सोचते थे, मारने की कोशिश करते थे, उसको जो है गर्भ से ही उनको गिराने की कोशिश करते थे। एक बहुत बड़ी परंपरा चली, काफी आज से 20 साल पहले चला करती थी, जो अब काफी हद तक सुधरी है। जी। तो उसमें ये हम लोगों की जो मुहिम थी, मैंने कहा जैसे माँ चाहिए, पत्नी चाहिए, बहन चाहिए, फिर बेटी क्यों नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीजें अब बदलाव आया है, और इस तरह से हम महिलाओं का सशक्तिकरण जो कर सकते हैं, सबसे बड़ा कार्य उसके अंदर अगर योगदान हम दे पाए तो उनको महिलाओं को निःशुल्क शिक्षा, जैसे हालांकि सरकार कर रही है, लेकिन जिस स्तर का होना चाहिए वो अभी नहीं है। जैसे मैंने कहा शिक्षा का स्तर वो है ही नहीं। तो शिक्षा का स्तर सुधरे, महिलाओं को शिक्षित किया जाए। जब महिलाएं शिक्षित होगी तो अपना हक और हर चीज वो अपना खुद खड़ा होकर मांगेंगे। तो उसमें हम लोग सहयोग थोड़ा सा करेंगे तो वो इस चीजों से काफी आगे निकल पाएंगे। जैसा कि आपने बताया कि अगर महिलाओं को सुरक्षित करना है तो शिक्षा के स्तर को बढ़ाना होगा, ये आपका मेन पॉइंट था। तो मेरा सवाल आपसे ये है, अभी हाल ही में जो कोलकाता का केस आया था डॉक्टर मोनोमिता का, काफी शिक्षित थी, अच्छे पोस्ट पे भी थी। चाहे निर्भया हत्याकांड हुआ, वो भी लड़की जो है शिक्षित थी। और हाल ही में एक मनीषा, ऐसे करके मैं नाम कितनों का बताऊं, हर रोज केस आता है जिसमें मुझे लगता है कि 60 या 80% जो महिलाएं होती है वो शिक्षित ही होती हैं, जिनको शिकार बनाया जाता है। देखिए, जो शिक्षित महिलाएं जो होती है उसका आपका 60% आप इसलिए कैलकुलेशन कर रही हैं क्योंकि वो सबके सामने आ जाता है, और चूंकि वो पढ़ी लिखी महिलाएं होती हैं और शहरी में ज्यादा होता है, इसलिए आपको अखबार का, मीडिया के माध्यम से आपको दिख जाता है। लेकिन अगर अनुपात आप देखेंगी तो सबसे ज्यादा शोषण अगर महिलाओं का होता है तो गांव में छोटे छोटे की आवाज उनकी निकल ही नहीं पाती है, कोई जान ही नहीं पाता है, इसलिए आपको जानकारी नहीं हो पाती है। और जो ये चीजें हैं, मैंने कहा कि जैसे चोर और पुलिस कितनी भी एडवांस हो जाए, चोर चोरी करेगा ही। तो ये तो एक सिस्टम है कि भाई आप 100% किसी चीज को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों की मानसिकता है। मानसिकता आप बहुत एडवांस कंट्री में भी आप जाएंगे, अमेरिका वगैरह जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, इंग्लैंड वगैरह में जाए, वहां पर भी अगर देखिए हत्या, रेप और ये चीजें का बलात्कार तो बहुत आ गए, हालांकि वहां बहुत शिक्षा है, लेकिन उसके बाद मैंने जैसे कहा कि उसका अनुपात कम है। कुछ लोगों का कहना है कि इंडिया का जो कानून व्यवस्था है, जैसे जो मान लीजिए गैंग रेप कोई कर दे रहा है, भ्रष्टाचार या अदर चीजें हैं,
तो जो कानून इनके लिए जो गुनाह है, जो सजा दी जाती है, वो बहुत ही मतलब लो है यहाँ का। और भारत के अलावा और जगह कड़े कानून है, इस वजह से ये चीज बढ़ रहा है। आप इस बारे में मैंने क्या वही बताया आपको, जहाँ पे कड़े कानून है वहां पर भी होता है ये, लेकिन एक दो मुस्लिम कंट्रियों को छोड़ दिया जाए, अरब कंट्रियों को छोड़ दिया जाए, वहां पर जैसे दुबई हुआ, ओमान हुआ, ये जो देश छोड़ दिए जाए हमको, जैसे सऊदी हुआ, वहां पर महिलाओं से नहीं होता अपराध ज्यादा। वो इसलिए नहीं होता कि वहाँ कानून बहुत कड़े हैं। हाँ, और वहां पर जो है न्याय त्वरित मिलता है। जी। हमारे देश में कानून का जो न्याय जिसको कह सकते हैं, न्याय मिलने में लोगों को बरसों बरस लग जाते हैं, वही 20 साल 25 साल लग जाते हैं। आप जमीन के मुकदमे लड़िए, आपकी आज आप मुकदमा करेंगे, आपकी दूसरी पीढ़ी जाके, आपके बच्चे जाके, उनको भी शायद न्याय मिले ना मिले। तो हमारी कानून का जो है सिस्टम में तो फेलियर है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिस्टम को तो हमको सुधारना ही है, लेकिन सिस्टम को सुधारेगा कौन? सिस्टम को सुधारेंगे हमारे नेता, हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं। और वो कब सुधारेंगे? जब वहां पर पढ़े लिखे लोग जाएंगे तब। यहाँ पर जो आप देखेंगे जितने भी हमारे देश में संसद में चाहे विधानसभा में, मैं समझता हूँ कि 30 से 40% लोग जो है माफिया, गुंडे, ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर रेप, हत्या के दर्जनों मुकदमे हैं। तो उसके सबसे बड़े दोषी तो हमारे आप और हम हैं, क्योंकि उनको चुन के जो हम भेजते हैं। तो हम लोगों को भी तो सुधरना है उसमें, कि हम ऐसे लोगों को चुन के भेजते क्यों हैं? हमने सबसे बड़ी कमी यही है कि हम उन लोगों को भेजते हैं, और उसके बाद वही लोग जब उन्हीं के संरक्षण में जब ये गुंडागर्दी, रेप, हत्या जो चलती है, फिर हम शोर मचाते हैं, फिर कानून की बात करते हैं। ये पैदा तो हम लोगों ने ही किया है। हम लोगों को इसमें आगे बढ़ के इस चीजों को, ऐसे लोगों को नहीं भेजना है, तभी हम लोग इसको ठीक कर पाएंगे इन चीजों को। देखिए, तो बहुत अच्छा सर ने बताया। इनके कहने का मतलब यही था कि अगर हमें कुछ सुधार करना है तो इकलौते किसी एक नेता के करने से नहीं होगा। वो अगुवाई कर सकता है, लेकिन हम सबको अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा, तब जाके हम समाज को एक सही दिशा और एक सही निर्देश दे सकते हैं और अपने समाज में सही तरीके के परिवर्तन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, कि आपके वजह से हमारे दर्शकों को बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत कुछ चीजें जो दबी हुई थी आपने यहाँ पे अपने आवाज के थ्रू बताया, हमें जानने को मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को समय देने के लिए।